Now let us see the amendments in relation to section number 129 and 130. अब बेसिकली मैं आप लोग को अमेंडमेंट नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको फ्रेशली नया ही सिखाने वाला हूँ। द रीजन बीइंग पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अमेंडमेंट तो दूर की बात है, ये पूरा का पूरा चेंज ही हो चुका है। ठीक है, सेक्शन 129 जो होता है वो किसके लिए होता है? सेक्शन 129 इज फॉर व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ओके, व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, आपके गुड्स को, ठीक है, अलोंग विथ द व्हीकल इन विच सच गुड्स वेर ट्रांसपोर्टेड, उसको वो लोग डिटेन करेंगे, ठीक है, पकड़ेंगे उसको, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे, आपसे रिप्लाई मांगेंगे, देन ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है, पेनल्टी पेमेंट करो, उसका ऑर्डर पास करेंगे। समझ में आया? तो सेक्शन 129 एंड 130, इन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे अभी। पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं आपको पूरा वापस पढ़ा रहा हूँ। आ रहा समझ में? चलो, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। ठीक है, सबसे पहले नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, वेर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर्स एनी गुड्स। ठीक है, आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई गुड्स या फिर आप स्टोर कर रहे हो while they are in transit in contravention of the provisions of this act, आपने इस एक्ट को फॉलो नहीं किया एंड गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया या फिर स्टोर किया। ट्रांसपोर्ट करने के टाइम कॉन्ट्रवेन क्या हो सकता है? आपने ई वे बिल नहीं बनाया, ठीक है, ये सबसे पहला कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है। तो फिर आपको ई इनवॉइस बनाना चाहिए था, आपने नहीं बनाया, ठीक है, ये हो सकता है कॉन्ट्रवेंशन। या फिर आपने जितना क्वांटिटी मतलब भेजा है वो क्वांटिटी सही नहीं है, ठीक है, जितना भेजा उतने उससे कम दिखाया इनवॉइस में, ये हो सकता है। या फिर ई वे बिल पे आपने गलत डिटेल्स डाली है, गलत व्हीकल का नंबर डाला है, तो ये हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी द कॉन्ट्रवेंशन इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। स्टोरिंग ऑफ गुड्स में क्या कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है? अगर आपको ध्यान में होगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के चैप्टर में हमने देखा था कि जो भी पर्सन गुड्स को स्टोर कर रहा है, ओके, उस पर्सन को डिटेल्स मेंटेन करना है, वेदर और नॉट ही इज रजिस्टर्ड। वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। है समझ में? तो अगर आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया, समझा, तो यहाँ पर आपने कॉन्ट्रवीन किया इस प्रोविजंस को। तो ऐसे में क्या होगा, गुड्स एंड कन्वेंस, ठीक है, जो गुड्स है वो एंड जिस व्हीकल में वो जा रहा है वो एंड जो डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इनवॉइस ई वे बिल जो भी है, shall be liable to detention or seizure after detention or seizure, okay, and after detention and seizure it shall be released। और अपन बाद में देखेंगे। डिटेंशन हो सकता है, सीज हो सकता है। डिटेन एंड सीजिंग का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है वो सुनो। डिटेंशन मतलब कि कस्टडी में लेना, सीजिंग मतलब कस्टडी में लेना एंड फोर्सफुल पोजेशन भी लेना। द पोजेशन वुड बी इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, डिटेंशन मतलब सिर्फ पोजेशन लेना, मतलब कि उसको अपन डिटेन कर रहे हैं, ठीक है। सीज मतलब फोर्सफुल पोजीशन भी ले लेना। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स हैं, बराबर, वो गुड्स बहुत हैवी है, बल्की है, तो यहाँ पर सिर्फ डिटेंशन होगा। लेकिन कुछ गुड्स मूवेबल है, ठीक है, लेके जाने के लायक है, ओके, तो यहाँ पर सीजर होगा। सीजर में क्या होता है? सीजर में गुड्स को सीज करके लेके जाएंगे डिपार्टमेंट, ओके, तो इस तरीके से होता है। अब जो गुड्स एंड कन्वेंस आपका सीज हुआ है, ठीक है, डिटेन हुआ है, उसको छोड़ा कब जाएगा? ठीक है, आप लेके जा रहे थे, आपने ई वे बिल नहीं बनाया, गुड्स पकड़ लिया, कन्वेंस पकड़ लिया, अब उसको छोड़ेंगे कब? आंसर इज सच गुड्स शैल बी रिलीज्ड इफ ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पेनल्टी। मान लो कि मेरे गुड्स थे, मेरा कन्वेंस नहीं होगा, एग्जांपल ट्रांसपोर्टर का कन्वेंस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का कन्वेंस को सीज किया, उस कन्वेंस में जो मेरे गुड्स थे वो भी सीज किए, ओके। अभी यहाँ पर उन गुड्स को छुड़ाने के लिए, उन कन्वेंस को छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दैट इज ओनर ऑफ गुड्स को क्या करना होगा? आंसर इज ओनर ऑफ गुड्स को सामने से पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए जाना चाहिए। अगर सामने से जाओगे तो कम पेनल्टी, अगर सामने से नहीं जाओगे तो ज्यादा पेनल्टी। समझ में आ रहा है? सामने से जाओगे मतलब आप जेन्युइन हो, इसीलिए यहाँ पर कम पेनल्टी है।
अगर सामने से नहीं जाओगे तो ज्यादा पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप सामने से जाते हो तो क्या पेनल्टी भरना पड़ेगा, देखते हैं। अगर आपके गुड्स टैक्सेबल थे, इफ यू आर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, देन इन सच केस देन इन सच केस आपको पेनल्टी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपका गुड्स को रिलीज किया जाएगा, वो सुनो। ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। ओके, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कुछ गुड्स 1 लाख का, 1 लाख के गुड्स के ऊपर जीएसटी था 18%, सो 18,000 बराबर है 18,000। अब 18,000 का टैक्स था तो पेनल्टी कितना होगा, उसका डबल, दैट इज 36,000 का आप अगर पेनल्टी का पेमेंट कर लेते हो, if you pay 36,000 as a penalty, then you can release the goods। आया समझ में? इज दैट वेरी क्लियर? ओके। और अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो, अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे विदाउट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ सप्लाई बनाया ही नहीं, सीधा ट्रांसपोर्टेशन किया, सो इन दैट केस आप लोग को 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लेस का पेनल्टी लगेगा। कितना? 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन इन जीएसटी in which penalty is whichever is lower, otherwise penalty तो हमेशा whichever is higher ही होता है। Are you all getting it? Okay, तो अभी मुझे वापस से बताओ, बोर्ड पे चलता हूँ मैं। ओके, सेक्शन 129 के हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, ओनर्स ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड टू पे पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी भरने के लिए सामने से आया, और यहाँ पर सामने से नहीं आया, नॉट केम। अगर सामने से आया है एंड टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने की बात कर रहा है, तो कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा? 200% of tax। This is the penalty to be paid to release the goods। ठीक है, release the taxable goods only when owner is coming forward to pay penalty। अगर exempt goods को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंड पकड़े गए, एंड ओनर खुद से जा रहा है छुड़ाने के लिए, तो कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा? आंसर इज 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। आया समझ में? So here we complete with one part, that is owner of the goods coming forward to pay tax, sorry to pay penalty। ठीक है, पहले हुआ करता था to pay tax and penalty, लेकिन अभी टैक्स को डिलीट कर दिया गया। So owner of the goods coming forward to pay penalty for taxable goods, कितना पेनल्टी लगेगा? 200% of tax। अगर exempt goods छुड़ाने के लिए आया तो 2% of value of goods और 25,000 whichever is lower। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The goods shall be released if owner is not coming फॉरवर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ओके, पेनल्टी का पेमेंट करने नहीं आ रहा है तो हम छोड़ेंगे, लेकिन 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 यहाँ पर पेनल्टी हमें कितनी भरनी पड़ेगी अगर हम खुद से नहीं जाएंगे तो? इफ वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पेनल्टी, हमको पेनल्टी बाद में कितनी भरनी पड़ सकती है? आंसर इज 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाना था, ठीक है, हम सामने से नहीं गए, ठीक है, वी डिडंट वेंट ऑन आवर ओन, एंड बाद में हम लोग टैक्सेबल गुड्स को छुड़ा रहे हैं। ठीक है, हमको खुद से जाना चाहिए था, 14 दिन का टाइम लिमिट होता है, हमको जाना चाहिए, नहीं जा रहे। ओके, सो इन दैट केस हमको कितना पेनल्टी भरना पड़ सकता है? आंसर इज 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और यहाँ पर जो हमने देखा था वो 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। आया समझ में? समझा? अगर मैं 10 लाख का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो 10 लाख के गुड्स पे जीएसटी कितना होता है? 18% के हिसाब से 1,80,000। ओके, तो 10 lakhs का 50% दैट इज 5 लाख, और और 200% ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स कितना था उस पर? 1,80,000 था, तो 1,80,000 का डबल 3.6 lakhs विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख का आप पेमेंट कर लो एंड देन आप लोग चले जाओ।
समझ में आया? क्लियर है? टैक्सेबल गुड्स छुड़ाने के लिए हम लोग खुद से नहीं गए, बाद में जाएंगे। तो बाद में जब जाओगे तब तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा ना। तो कितना भरना पड़ेगा? 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। और अगर एग्जेम गुड्स छुड़ाने जा रहे हो, और अगर एग्जेम गुड्स छुड़ाने जा रहे हो तो इन केस ऑफ एग्जेम गुड्स कितना पे करेंगे? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, अगर खुद से जाओगे तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। अगर खुद से नहीं जाओगे तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। आया समझ में? ठीक है, वो चार्ट को हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम गुड्स, ओके, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। समझ में आया? तो ये जो चार्ट बना है उसको वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, हमारे गुड्स से टैक्सेबल, उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब उन गुड्स को छुड़ाने के लिए मैं खुद से जा रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं खुद से जा रहा हूँ, टैक्सेबल गुड्स को छुड़ा रहा हूँ। कितना पेनल्टी पे करूंगा? 200% ऑफ टैक्स पेएबल। समझा? और अगर एग्जिम गुड्स को छुड़ाने जा रहा हूँ तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। अगर एग्जिम गुड्स को छुड़ाना है तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। और अगर मैं खुद से नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो, देख लेंगे, जो होना है वो होगा। और बाद में मेरे को मालूम पड़ता है कि यार जाना ही पड़ेगा अब तो। ठीक है, नोटिस आ गया, ऑर्डर पास हो गया, रिकवरी प्रोसीडिंग करेंगे। उससे अच्छा मैं अभी चले जाता हूँ, चलो टाइम पे नहीं गया, अभी जाता हूँ, ऑर्डर आ गया, जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स छुड़ाने के लिए बाद में मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं खुद से नहीं गया, डिपार्टमेंट ने बुलाया तब जाना पड़ा। ओके, देन इन दैट केस मुझे टैक्सेबल गुड्स को छुड़ाने के लिए कितना पेनल्टी देना पड़ेगा? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। वापस से एक बार, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। आया समझ में? और अगर एग्जाम गुड्स को छुड़ाने के लिए मैं नहीं गया, ऑर्डर पास हुआ, देखिए नोटिस हुआ, ऑर्डर हुआ, एंड देन मेरे को जाना पड़ा, देन इन दैट केस 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। समझा? दिस इज द सेक्शन वेर इन पेनल्टी फॉर एग्जाम गुड्स इज विच एवर इज लोअर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी शैल बी रिलीज सी चालू है, मतलब शैल बी रिलीज्ड इफ आई एम कमिंग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इफ आई एम नॉट कमिंग। एंड लास्ट ऑप्शन टू रिलीज दिस गुड्स इज बाय साइनिंग बॉन्ड। ठीक है, सिक्योरिटी देना है आपको, बॉन्ड साइन करना है, एंड देन आप लोग क्या कर सकते हो, गुड्स को लेके जा सकते हो। सेक्शन 29(1)(c), यहाँ पर देखो, द गुड्स शैल बी रिलीज्ड अपॉन furnishing a security equivalent to the amount payable under clause A or B in such form or manner as may be prescribed। ठीक है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, जितना आपको अमाउंट पे करने बोला गया है सब क्लॉज ए एंड बी में, दैट इज पेनल्टी अमाउंट, उसका आप लोग को एक सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी आप फर्निश करो एंड देन आप लोग लेकर के जाओ। ठीक है, बाद में जब भी अगर आप लोग गलत प्रूव होते हो तो वो सिक्योरिटी को वो लोग रिलीज, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब वो आपसे जो सिक्योरिटी लिए हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर आप लोग सही थे देन इन दैट केस वो जो सिक्योरिटी ली गई है वो आपको वापस से दी जाएगी। समझ में आया? नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन अ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। मतलब कि कोई भी गुड्स को या तो कन्वेंस को आप डिटेन और सीज नहीं कर सकते अनलेस यू सर्व अ प्रॉपर ऑर्डर इन राइटिंग। आप राइटिंग में एक ऑर्डर लिख के दो कि ये गलती किया आपने, इस वजह से हम लोग आपका गुड्स को या फिर कन्वेंस को सीज कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 इज डिलीटेड। जो मैं कह रहा था ना, प्रोविजनल रिलीज का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल चुका है। ठीक है, अब आपके गुड्स को प्रोविजनली आप रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिक्योरिटी दे करके ही रिलीज कर सकते हो। ठीक है, आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आप रिलीज कर लो, ये ओमिट हो चुका है। ठीक है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 6, जो इंस्पेक्शन में प्रोविजनल रिलीज का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर भी पहले हुआ करता था, बट नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3,
द प्रॉपर ऑफिसर detaining or seizing the goods or conveyance shall issue notice within 7 days specifying the tax and penalty payable. Thereafter, within 7 days of from issue of SCN, pass an order for payment of tax and penalty under clause A or B or C. मतलब जब भी गुड्स आपके डिटेन हो चुके हैं, उस डिटेंशन के अगले 7 दिन के अंदर अंदर, उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस ऑफिसर को इशू करना है। ठीक है, शो कॉज नोटिस इशू करेगा। शो कॉज नोटिस के बाद हम लोग रिप्लाई फर्निश करेंगे। ऑब्वियसली विद इन 7 डेज ही उसको ऑर्डर भी पास करना है। मतलब शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कितने टाइम में करना है? विद इन 7 डेज। सो SCN के अगले 7 दिन में ऑर्डर भी पास करना है। ठीक है, ऑफिसर को SCN इशू करना है डिटेंशन से अगले 7 दिन में। SCN के अगले 7 दिन में ऑर्डर पास करना है। ठीक है, ऑर्डर में लिखना है कि भैया आपको ये टैक्स, ये पेनल्टी पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिप्लाई कंसिडर किया जाएगा, फिर ऑर्डर पास किया जाएगा। समझा? नोट्स, दिस ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर आपको मिला है, दैट ऑर्डर इज अपीलेबल बिफोर अपीलेट अथॉरिटी विद इन 3 months फ्रॉम कम्युनिकेशन। जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, आपको उसको चैलेंज करना है तो आप अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हो। ठीक है, आप अपीलेट अथॉरिटी में जाओगे तो आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। प्री डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? अपन ने अपील रिवीजन में अमेंडमेंट देखा था, 25% ऑफ जितना आपने पेनल्टी पे किया उतना आप लोग को क्या करना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। वो प्री डिपॉजिट आप पे करो एंड देन यू कैन फाइल फॉर अपील। ऑन फाइलिंग अपील, द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट शैल बी डीम्ड टू बी स्टे। ये अपने को मालूम है, जैसे आप अपील फाइल करते हो, जो भी आपका रिकवरी प्रोसीडिंग्स है उसको स्टे मिल जाता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ओके, नो पेनल्टी, नो पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ओके, टैक्स एंड इंटरेस्ट यहाँ से हट चुका है। पेनल्टी को डिसाइड करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 डीम्ड कंक्लूजन। ओके, अगर आप लोग सारी की सारी पेनल्टीज को पेमेंट कर देते हो, टैक्स का तो आप लोग पेमेंट करने ही वाले हो, ओके, इंटरेस्ट अगर लगने वाला है उसका भी पेमेंट करोगे एंड पेनल्टी का आप पेमेंट करोगे, देन इन दैट केस जो भी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट है वो सारी की सारी कंक्लूडेड मानी जाएंगी। आया समझ में? नेक्स्ट, सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty within 15 days from the date of receipt of copy of order। ऑर्डर के मिलने के आप लोगों ने 15 दिन के अंदर अंदर पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया। रिपीटिंग इट वंस अगेन, ऑर्डर के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं किया पेनल्टी का, ओके, तो जो गुड्स या फिर कन्वेयंस सीज हुए हैं उनको बेच दिया जाएगा टू रिकवर द पेनल्टी अमाउंट। आया समझ में? मतलब ऑर्डर के 15 दिन में आप लोग को पेमेंट करना है पेनल्टी का, आपने अगर पेमेंट नहीं किया देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? जो भी गुड्स या फिर कन्वेयंस सीज हुए हैं उनको बेचा जाएगा टू रिकवर द पेनल्टी। ठीक है, इन इन द मैनर एंड विद इन सच टाइम एज में प्रिस्क्राइब। तो इसमें रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, रूल्स ICAI ने अपने शीट में दिए हुए अमेंडमेंट के, आप चाहिए तो आप देख सकते हो, लेकिन आई फील इट इज नॉट रेलेवेंट, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। हाउएवर, मतलब ये प्रोवाइजो है, हाउएवर कन्वेयंस शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ on payment by transporter equal to penalty under section 129 subsection 3 or 1 lakh whichever is less। मतलब अगर समझो मेरे गुड्स में फॉल्ट है, ठीक है, मेरे गुड्स में मैंने ई वे बिल नहीं बनाया था, ठीक है, ई वे बिल नहीं बनाया एंड मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को थ्रू भेज दिया। अब ट्रांसपोर्टर के व्हीकल की क्या गलती है? तो ट्रांसपोर्टर अपनी व्हीकल को दैट इज कन्वेंस को छुड़ा सकता है अगर सेक्शन 129(3) का पेनल्टी वो खुद पे करे या 1 लाख विचएवर इज लेस। मतलब मिनिमम उसको पेनल्टी जो है 129(3) की और 1 लाख विचएवर इज लेस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड वो क्या कर सकता है? अपना कन्वेंस को छुड़ा के जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर कभी पेमेंट करने नहीं आएगा ट्रांसपोर्टर को फॉर रिलीजिंग हिज कन्वेंस। आया समझ में? तो कन्वेंस छुड़ाने के लिए क्या करना होगा ट्रांसपोर्टर को?
129(3) का पेनल्टी पे करो या फिर 1 लाख, विच एवर इज लेस, उतना पेमेंट करो एंड देन यू कैन रिलीज योर कन्वेंस। ठीक है। फर्दर वेयर द डिटेन्ड और सीज गुड्स आर पेरिशेबल और ऑफ हजार्डस नेचर और लाइकली टू डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब ये पेरिशेबल गुड्स है या फिर हजार्डस गुड्स है, तो यहाँ पर जो 15 दिन में पेमेंट करने का टाइम लिमिट है उसको कम किया जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? दैट्स इट विद सेक्शन नंबर 129। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन नंबर 130, वो भी काफी चेंज हो चुका है। अब सेक्शन 130 किसके लिए? सेक्शन 130 इज फॉर कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन का मीनिंग समझो। कॉन्फिस्केशन मतलब कि जब्त करना। ओके, नाउ द गवर्नमेंट विल बिकम द ओनर ऑफ दिस गुड्स। अगर कॉन्फिस्केट हो गए तो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? सो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसके बाद भी ध्यान से सुनना, अगर कॉन्फिस्केट हो गए आपके गुड्स, उसके बाद भी आप लोग छुड़ा सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ रिडम्पशन फाइन। आफ्टर कॉन्फिस्केशन आप अगर रिडम्पशन फाइन पे करोगे, इफ यू पे रिडम्पशन फाइन, देन सच कॉन्फिस्केटेड गुड्स वुड बी रिलीज्ड। अब सेक्शन 130 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 130 में केसेस लिखे हुए हैं जब आपके गुड्स का कन्फिस्केशन हो सकता है, एंड रिडम्पशन फाइन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ये दोनों लिमिट्स दी हुई है। ओके। सेक्शन 130 सबसेक्शन 1, वेयर एनी पर्सन supplies or receives any goods in contravention of any provisions of the act with an intent to evade tax, a very important point, with an intent to evade payment of tax। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स को इवेड करने के इरादे से अगर आपने कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके गुड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सप्लाइज एनी गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि आप लायबल थे, फिर भी आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, देन इन सच के अगर ट्रांसपोर्टेशन में पकड़े गए तो कॉन्फिस्केट किए जाएंगे। डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, आपने गुड्स का प्रॉपर अकाउंट नहीं किया, ठीक है, ये गुड्स कितने रिसीव हुए, कितने सेल हुए, उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ओके, देन इन दैट केस आप लोग के गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। नेक्स्ट, contravenes any provisions of this act, कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन, नॉट नेसेसरी इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, बट कोई भी प्रोविजन को अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। ठीक है, गुड्स को एंड कन्वेंस दोनों को ही किया जाएगा ऑब्वियसली। यूजस एनी कन्वेंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरियज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब आपने कन्वेंस को यूज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, बट आपने प्रॉपरली लॉ को कंप्लाई नहीं किया या फिर रूल्स को कंप्लाई नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर आपके कन्वेंस भी सीज हो सकते हैं, लेकिन सीज सॉरी कन्फिस्केट हो सकते हैं, लेकिन अगर ओनर ऑफ द कन्वेंस, ध्यान से सुनना, अगर ओनर ऑफ द कन्वेंस ये प्रूव कर देता है कि मेरे नॉलेज के बिना ये हुआ है, मतलब मेरे को नहीं मालूम था कि जिस गुड्स के ऊपर लायबिलिटी पेमेंट नहीं की गई है या फिर लायबिलिटी अकाउंट फॉर नहीं की गई है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेरे कन्वेंस में, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, मैं तो गुड फेथ में गुड्स को लेकर के जा रहा था। अगर आपका जो भी ओनर है, ट्रांसपोर्टर है, वो ये प्रूव कर देता है, देन इन दैट केस वो कन्वेंस को छोड़ सकता है। ठीक है, अनलेस द ओनर ऑफ द कन्वेंस प्रूव्स दैट द कन्वेंस वाज सो यूज्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ कन्वेंस ऑफ द ओनर हिमसेल्फ, ओनर ने हाँ बोले बिना ही, ओनर का अप्रूवल लिए बिना ही ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया। ओके, बाय हिज एजेंट इफ एनी एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। ठीक है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस ने बोला ही नहीं ओनर को, ठीक है, या फिर एजेंट ने नहीं बताया, मालूम ही नहीं पड़ा। ओके, सो पर्सन इन चार्ज के नॉलेज में नहीं था कि ये गुड्स इस तरीके से जा रहे हैं, या ओनर के नॉलेज में नहीं था, या तो एजेंट के नॉलेज में नहीं था। ठीक है, इन दैट केस आपका जो कन्वेंस है उसको कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। ओके, अदरवाइज आपका कन्वेंस भी कन्फिस्केट हो सकता है।
नाउ कमिंग टू सेक्शन 130 सबसेक्शन 2, जो कहता है कि गुड्स अगर आपके कन्फिस्केट हो चुके हैं या फिर कन्वेंस आपका कन्फिस्केट हो चुका है, अब इसको आपको छुड़ाना है, अब इसको आपको छुड़ाना है, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर अमेंडमेंट है। अगर कन्फिस्केटेड गुड्स को छुड़ाना है आपको, इफ यू वांट टू रिलीज द कन्फिस्केटेड गुड्स, आपको कितना पेनल्टीज पे करना होगा? इसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन फाइन। कितना, क्या बोलते हैं इसको? रिडम्पशन फाइन। सो रिडम्पशन फाइन cannot be more than market value of the confiscated goods minus tax, and it cannot be less than the penalty, that is 100% of tax. ओके, ध्यान से सुनना, मैंने अलग तरीके से बोला है, यहाँ पर लिखा कुछ अलग तरीके से, मैंने बोला कुछ अलग तरीके से, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन फॉर रिलीज ऑफ कन्फिस्केटेड गुड्स कितना होना चाहिए? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स और 100% ऑफ टैक्स। मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स और 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स और 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स और 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर। इससे ज्यादा आपसे रिडम्पशन फाइन नहीं लिया जाएगा। अगर इसको हम लोग अलग एंगल से देखें तो क्या मीनिंग निकलता है? रिडम्पशन फाइन कैन नॉट बी मोर देन मार्केट वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 100% ऑफ टैक्स। कम ऑन, रिडम्पशन फाइन मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ओके, एंड टैक्स के 100% से कम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इससे, इन दोनों में से विच एवर इज हायर अगर पेमेंट कर लेते हो, ओके, देन आप लोग का जो गुड्स है उसको छोड़ा जाएगा। जो एक्चुअल होगा, ध्यान से सुनना, जो एक्चुअल फाइन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, एज पर ऑफिसर्स विल। बोर्ड पे आ जाओ एक बार। हमने यहां पर क्या सीखा? मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन, मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन, ओके, टू रिलीज कॉन्फिस्केटेड गुड्स। ठीक है, अपर लिमिट क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 100% ऑफ टैक्स। इस बीच ऑफिसर को जितना भी फाइन लगाना है वो लगा सकता है, समझा? इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये रेजिस्टेंस लेवल है, एंड 100% ऑफ टैक्स से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये फाइनल है, लोअर लिमिट है। आया समझ में? इज दैट वेरी क्लियर? ओके, और अगर कन्वेंस को छुड़ाना है तो, अगर आपको कन्वेंस को छुड़ाना है तो यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा? जितना टैक्स उस गुड्स पे लगता है उतना आप पे करो एज अ फाइन, एंड देन यू कैन टेक अवे योर कन्वेंस। आया समझ में? लास्ट 4 सबसेक्शंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा ऑर्डर पास करने के पहले, ओके। कन्फिस्केशन होने के बाद जो इस गुड्स का टाइटल है, दैट इज ओनरशिप, वुड बी वेस्टिंग इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, सेक्शन 130 सबसेक्शन 6, PO shall have possession of confiscated things, okay, every officer of police shall assist PO। मतलब जो भी कन्फिस्केट किया है वो गुड्स किसके पास होने चाहिए? प्रॉपर ऑफिसर के पास होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर ऑन सेटिस्फैक्शन दैट confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings can give reasonable time to the person not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation, otherwise he can sell off such goods। जो रिडम्पशन फाइन है वो आपको विद इन 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने को। अगर 3 मंथ्स में आप नहीं करते हो देन वो लोग सेल भी कर सकते हैं, ओके। दैट्स इट विद द अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेक्शन 129 एंड 130 वापस से आपको एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विथ अमेंडमेंट, ठीक है। दैट्स इट विद द अमेंडमेंट्स फॉर GST।